हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। 9वीं कक्षा के पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूर्ण संख्याओं को पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग आगे की चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आगे की चीज़ें क्या है? तो आगे की चीज़ें हैं यानी पूर्ण संख्या से आगे की चीज़ है पूर्णांक है, फिर परिमेय संख्या है, फिर अपरिमेय संख्या है, फिर वास्तविक संख्या है। तो हम लोग इन सबों के बारे में अच्छी तरह पढ़ेंगे, समझेंगे और समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो हमारा आज की वीडियो का पहला जो टॉपिक है वो है हमारा पूर्णांक। मतलब पूर्णांक क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने समझा था प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि गिनती की संख्याएं जो होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसका कोई अंत नहीं है। ये जो गिनती की संख्या है ये सभी संख्या प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। फिर हम लोगों ने आगे बढ़ते हुए देखा था कि जब हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के साथ, यानी ये प्राकृतिक संख्याओं का परिवार है, इसके साथ यानी ये जो हमारा है प्राकृतिक संख्याओं का परिवार है, क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, और इसके साथ हमने जब जीरो को मिला लिया तो एक जो नया परिवार बना था उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया? पूर्ण संख्याएं नाम दिया था। याद है? ठीक है, तो अब ये इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे? इसी में थोड़ा बहुत जोड़ करके हम लोग क्या बनाएंगे? पूर्णांक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पूर्णांक बनाएंगे। तो जो पूर्ण संख्याएं आपके पास है, अभी तक आप देख रहे हैं कि आपके पास दो तरह की संख्या है, एक जीरो है और एक प्लस वाली संख्याएं हैं। एक जीरो है और एक प्लस वाली संख्याएं हैं। क्योंकि जीरो पर कोई चिन्ह काम नहीं करता है तो आपके पास दो तरह की संख्या, एक जीरो और एक प्लस वाली। लेकिन माइनस वाली संख्याएं तो अब नहीं है, अभी तक आपके पास नहीं है। तो अब हम लोग पूर्णांक में माइनस वाली संख्याएं भी पढ़ेंगे। तो जब हम पूर्ण संख्याओं के साथ, मतलब इसके साथ माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं, मतलब माइनस वाली संख्याओं को कहते हैं कि भाई तू भी आ जा, तू भी आओ आ जा। तो जो आपके पास संख्याओं का नया परिवार बनता है यही आपका क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। तो कुछ नहीं किए हमने, क्या किए? तो जो आपके पास पूर्ण संख्याएं था उसी के साथ अपने माइनस वाली संख्याओं को क्या कर लिया? साथ कर लिया, बुला लिया। तो जो आपको संख्याओं का नया परिवार मिला वही आपका पूर्णांक संख्याएं कहलाता है। क्लियर है? समझ गए? तो अब इसका हम परिभाषा ये भी कर सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लेने पर संख्याओं का जो नया परिवार बनता है वो नया परिवार क्या कहलाता है? तो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। तो हम एक तरीके से ये भी परिभाषा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के परिवार के साथ ऋणात्मक संख्याओं को मिला लेने पर, शामिल करने पर संख्याओं का जो नया परिवार मिलता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, एक परिभाषा ये हुआ। या दूसरे तरीके से हम लोग इसको पार्ट वाइज डिवाइड करके भी हम कह सकते हैं, जो कि हम लोग का ऊपर दिया हुआ है। कैसे? सो समझते। देखिए आपका पूर्णांक जो है क्या है, इसमें क्या हो गया? अब पूर्णांक में तीन तरह की संख्याएं होगी। क्या क्या हो गया? सो देखते हैं। देखिए पूर्णांक क्या है आपका? तो जीरो है, फिर एक है, फिर दो है, फिर तीन है, फिर चार है, फिर पांच है, फिर 6, 7, 8। ये प्लस में इसका कोई अंत नहीं है। फिर माइनस वाली संख्या -1, -2, -3, -4, -5, इसका भी कोई अंत नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास तीन तरह की संख्याएं हैं। एक माइनस वाली संख्या है जो कि आपका क्या कहलाती है? तो ऋणात्मक संख्याएं। क्या कहलाती है? ऋणात्मक संख्याएं है। एक जीरो है, क्या है? एक जीरो है यानी शून्य है। ठीक है, और एक प्लस वाली संख्या है जो कि आपका वास्तव में क्या है? तो प्राकृत संख्याएं है। क्लियर है? प्राकृत संख्याएं यानी धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्याएं। क्लियर है? तो जब आप पूर्णांक को डिवाइड करते हैं, मतलब पार्ट वाइज जब उसको बांटते हैं, ठीक है, तो आपको तीन तरह का संख्या मिलता है पूर्णांक के अंदर। एक माइनस वाली संख्या, एक जीरो और एक प्लस वाली संख्या है। तो प्लस वाली संख्या क्या है? प्राकृत संख्या है। ठीक है, तो वही परिभाषा है कि ऋणात्मक संख्याओं यानी माइनस वाली संख्याओं, ये एक ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया और तीसरा हमारा ये हो गया। तो ऋणात्मक संख्याओं, ठीक है, यानी ये माइनस वाली संख्या, शून्य यानी जीरो, ऋणात्मक संख्याओं शून्य और प्राकृत संख्याओं मतलब इसके साथ। ठीक है, यानी जब हम माइनस वाली संख्याओं यानी ऋणात्मक संख्याओं, शून्य मतलब जीरो
और प्राकृत संख्याओं यानी ये प्लस वाली संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। समझ गए ना, ऋणात्मक संख्याओं शून्य और यानी प्राकृत संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब जीरो, यहां जो है आप जीरो क्या है आपका, तो देखिए जीरो पर ना प्लस काम करता है ना माइनस काम करता है, इसीलिए जीरो क्या हो गया, दोनों से अलग हो गया, यानी जीरो बीचों बीच रहेगा। जीरो पर ना प्लस ना माइनस, तो जीरो क्या है, तो जीरो जब किसी भी चीज पर जब कोई चार्ज कम नहीं करता, ना प्लस कम करेगा ना माइनस, तो वो हो जाता है आपका उदासीन। क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल। क्या होता है, न्यूट्रल। तो जीरो आपका क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है, मतलब न तो धनात्मक है, न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, ये बीचों बीच है। ठीक है, ये कहता है कि भाई ना मैं प्लस वाले की तरफ रहूंगा ना मैं माइनस वाले की तरफ रहूंगा, मैं न्यूट्रल रहूंगा, मतलब हम मुझ पर जो है कोई चार्ज ना प्लस ना माइनस काम करेगा, तो इसलिए इसको कहा जाता है उदासीन पूर्णांक। ये अब इसी को हम लोग ऋणात्मक संख्या को ही, चूंकि अब ये पूर्णांक के अंदर आ गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। तो जब भी कहा जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और जब भी कहा जाएगा धनात्मक पूर्णांक, इसी को हम लोग कहते हैं प्लस वाले को धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब वास्तव में क्या हुआ, प्लस वाला यानी प्राकृतिक संख्या। आप देख रहे हैं 1 2 3 4, और उदासीन पूर्णांक न्यूट्रल इंटीजर, यानी उदासीन पूर्णांक कह सकते हैं न्यूट्रल इंटीजर, तो वो हमारा हो गया 0। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे है कि आपके पास जितना भी पूर्णांक है, ठीक है, मान लो 0 1 2 3 4 5, फिर -1 -2 -3, यदि आप इसको किसी एक लेटर से दर्शाना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं, तो वो संभव है। ठीक है, तो वही हम लोग देखने जा रहे हैं, आखिर हम सारे पूर्णांकों को एक साथ जब बताना चाहेंगे तो किस लेटर से बताएंगे। तो देखिए, तो सभी पूर्णांकों के समुच्चय यानी संग्रह को आई या किसे, आई या जेड से सूचित किया जाता है। मतलब सभी पूर्णांकों के समुच्चय को जब बतलाना होगा किसी एक लेटर से, तो आप दो लेटर में से किसी को दे सकते हैं, आई या जेड। समझते हैं आई और जेड क्यों, तो इसलिए इसका मतलब क्या हुआ कि जेड या आई का मतलब हुआ सभी पूर्णांकों का समुच्चय, सभी पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, सभी पूर्णांकों का समुच्चय। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, जितना भी पूर्णांक है वो सब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका कोई अंत नहीं है। फिर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5, इसका भी कोई अंत नहीं है। और हमने बताया था कि जितने भी ये मतलब जब किसी समुच्चय को यानी किसी जो कोई भी समूह को बतलाना हो तो उसको हमेशा किसके अंदर डाल देना है, मंझोला कोष्ठक के अंदर। तो सभी पूर्णांकों का समुच्चय कहने का मतलब क्या हुआ, तो जितना भी पूर्णांक है आपका उस सबको हम लोग क्या करेंगे, मंझोला कोष्ठक के अंदर डाल देंगे। तो यही हो गया सभी पूर्णांकों का समुच्चय। तो इसका मतलब हुआ क्या हुआ, तो आप क्या लिख सकते हैं, तो आई या जेड, यानी कहने का मतलब आई या जेड का मतलब हुआ सभी पूर्णांकों का समुच्चय, यानी 0 1 2 3 4 5, इसका कोई अंत नहीं है, -1 -2 -3 -4, फिर इसका भी कोई अंत नहीं है। तो ये हो गया हमारा जेड या आई, मतलब सभी पूर्णांकों का समुच्चय। आप देख रहे हैं कि हमारे पास 0 है, फिर +1 -1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं +1 -1, 2 आपका प्लस में भी है, माइनस में भी, +-2 +-3 +-4 +-5, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मंझोला कोष्ठक के अंदर डाल दीजिए, तो ये भी आपका जेड या आई का मतलब हुआ। क्लियर है, समझ गए। तो जेड या आई से हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी पूर्णांकों के समुच्चय को दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके माइंड में एक प्रश्न आ रहा होगा कि भाई आई तो ठीक है, आई का मतलब होता है इंटीजर्स, आई का मतलब क्या होता है, इंटीजर्स। आई कहां से लिया गया है, इंटीजर्स से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, पूर्णांक। चलो भाई ये तो ठीक है, लेकिन ये जेड क्यों लिया गया है, क्योंकि देखिए जेड जो है आपका जेहलिन से लिया गया है। किससे लिया गया है, जेहलिन से, जेहलिन शब्द से लिया गया। और जेहलिन शब्द कहाँ का शब्द है, तो ये जर्मन शब्द है। अब जर्मन शब्द क्यों लिया गया भाई, तो चूंकि देखिए हुआ क्या कि जिसमें पूर्णांक का मतलब पूर्णांक क्या जब विकास हुआ, तो वो विकास करने वाले जो गणितज्ञ थे, पूर्णांक का विकास करने वाले, पूर्णांक शब्द को सबसे पहले परिभाषित
परिभाषित करने वाले तो वो जर्मनी के थे। तो चूंकि बेचारे को जर्मन लैंग्वेज आता था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए जो पूर्णांक के लिए जो उनको सूट लगा शब्द, वो क्या सबसे पहले रखे, जेहलिन रखे। उन्होंने सबसे पहले क्या रखा, इसका नाम जेहलिन रखा, जिसका मतलब होता है गिनना। क्या होता है, गिनना। चूंकि जर्मनी में ही इसका सबसे पहली बार इसका परिभाषा दिया गया, तो इसलिए वहां गणितज्ञ ने उसका नाम क्या रखा, जेहलिन रखा। जर्मन शब्द जो है, जो क्या है, जर्मन शब्द जिसका मतलब होता है गिनना, वास्तव में यही जाके क्या बना आगे जाके, इंटीजर्स। इंटरनेशनल लेवल पर जब लाया गया तो जेहलिन के बदले क्या रखा गया, इंटीजर्स। तो इसीलिए ऐसा कहा गया कि पूर्णांक के लिए हम दोनों नाम रख देते हैं। ये इसका मूल शब्द है जेहलिन, उसका पहला अक्षर जेड लिया गया और इसी को बाद में क्या बनाया गया, इंटीजर्स। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इसको क्या नाम दिया गया, इंटीजर्स, इसलिए आई भी रख लिया गया। क्लियर है, समझ गए जेड क्यों, समझ गए ना, इसीलिए जेड या आई दिया जाता है। जेड हो गया जर्मनी शब्द, चूंकि वहीं उसका विकास हुआ, तो वो जो गणितज्ञ थे पहली बार उन्होंने जेहलिन ही रखा। जैसे मान लीजिए आप जो लैंग्वेज जानते हैं, आपने किसी चीज का खोज किया, सबसे पहले आप उसी लैंग्वेज में उसका नाम रखेंगे, बाद में वो इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा, फिर उसका अलग नाम रहेगा। तो वही बातें हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पूर्णांक के बारे में अच्छी तरह समझा। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए परिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या में पूर्णांक की जरूरत होती है, इसलिए एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है। क्लियर है। तो देखिए ये परिमेय संख्या क्या होती है। देखिए इसका अंग्रेजी होता है रेशनल, RATIONAL, रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या का अंग्रेजी होता है रेशनल नंबर। आप जब इसको ध्यान से देखिएगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ये शब्द जो है रेशियो से बना हुआ है। तो रेशनल शब्द जो बना है वो रेशियो से बना है, RATIO। रेशियो का मतलब होता है अनुपात। रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात। और अनुपात का मतलब आप समझते हैं बटा के रूप में। किस रूप में, बटा के रूप में। बटा के रूप में कहने का मतलब हुआ कि रेशियो जो है संख्या में क्या होता है, कोई भी रेशियो का मतलब क्या होता है कि कोई संख्या क्या है, बटा के रूप में है। मतलब ऊपर भी संख्या है और नीचे भी संख्या है। जैसे बटा के रूप कहने का मतलब हुआ, ये बटा का चिन्ह हुआ, ऊपर भी कोई संख्या होगी, नीचे भी कोई संख्या होगी। क्लियर है, समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि रेशनल शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो रेशियो से हुई है, और रेशियो का मतलब होता है अनुपात, यानी कोई भी चीज बटा के रूप में रहता है, भिन्न के रूप में रहता है। ऊपर जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं अंश, अंग्रेजी में कहते हैं इसको न्यूमरेटर। क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कहते हैं। और नीचे जो रहता है उसको कहते हैं हम लोग हर, यानी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अब ये चीज यहाँ ये भी ध्यान रखना, इसको मिटाते हैं। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में आपका कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। मतलब जीरो से हम किसी भी संख्या में भाग नहीं दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 4/0 लिखते हैं तो ये आपका अपरिभाषित है। इसका मतलब हुआ कि अपरिभाषित का मतलब क्या हुआ, तो मतलब नहीं, परिभाषित मतलब ये परिभाषित नहीं है, इसका कोई परिभाषा नहीं है, यानी इसका कोई मतलब नहीं है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मीनिंगलेस, मीनिंगलेस भी कहते हैं। इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं अर्थहीन। तो याद रखना है कि चूंकि गणित में जब किसी चीज का मीनिंग नहीं निकलेगा, अपरिभाषित रहेगा, तो उसको हमको करना ही नहीं है। ठीक है, क्या करना है, उसको करना ही नहीं है, क्योंकि जिसका कोई मतलब नहीं है तो उसको क्या करेंगे हम करके, पढ़ के। तो इसीलिए याद रखना है कि किसी भी संख्या में हम जीरो से भाग नहीं देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। हाँ, जीरो में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, जीरो। ये आपका एक मीनिंग निकल के आया, एक संख्या निकल के आया, लेकिन इसका कोई मीनिंग निकल के नहीं आएगा। तो याद रखना है कि हर कभी जीरो नहीं हो सकता है। समझ गए। तो ये जो आपका अनुपात है, अनुपात का मतलब बटा के रूप में, ऊपर हुआ अंश, नीचे हुआ हर। तो यही आपका परिमेय संख्या जो होती है वो क्या होती है, एक तरह से अनुपात होती है, मतलब बटा के रूप में होता है। ठीक है, अब बटा के रूप में तो होता है, लेकिन अंश भी कोई ना कोई संख्या होगी, हर भी कोई ना कोई संख्या होगी। तो याद रखना है कि आपका अंश भी पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, अभी तुरंत हम लोगों ने देखा, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5,
कोई भी संख्या हो सकता है, प्लस में हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, आपका ऊपर में कोई भी चीज हो सकता है अंश के रूप में, ठीक है। हर में भी आपका क्या होगा, पूर्णांक होगा। पूर्णांक का मतलब हुआ कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5। तो यहाँ भी कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन अभी तुरंत हम लोगों ने देखा कि नीचे 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि नीचे जो ही 0 आएगा वो क्या कर देगा, अपरिभाषित कर देगा। तो नीचे 0 को छोड़ करके प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 कोई भी संख्या हो सकती है। तो यही आपका जो है पूर्णांक बटे पूर्णांक, यानी जब अंश के रूप में पूर्णांक रहे कोई और हर के रूप में भी कोई पूर्णांक रहे, तो यही हमारा जो है जो अनुपात हुआ दो पूर्णांकों का, यही हमारा क्या होता है, तो परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्लियर है, समझ गए। तो इसी को आपको इसी चीज को आपका किताब जो है दूसरे ढंग से लिखता है। क्या करता है, तो अंश को वो मानता है P और हर को मानता है Q। क्या करता है, अंश को मान लेता है P और हर को मान लेता है Q। तब वो कहता है कि जिस संख्या को हम P बटा Q के रूप में, यानी अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां P भी आपका पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक होना चाहिए। देखिए ना, आपका ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, लेकिन Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 0 के बराबर जो ही होगा अपरिभाषित कर देगा। तो यही आपका परिभाषा है कि वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए आपको हमने समझा दिया, लिखा जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक है, मतलब ऊपर वाला भी पूर्णांक नीचे वाला भी पूर्णांक, और Q जो है आपका हर नीचे 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया परिभाषा अच्छी तरह, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब है कि यदि हम सभी परिमेय संख्याओं के समुच्चय को किसी एक अक्षर से दर्शाना चाहेंगे तो वो है Q। तो इसलिए हमने लिखा कि सभी परिमेय संख्याओं के समुच्चय को Q से दर्शाया जाता है, Q से सूचित किया जाता है। इसका मतलब Q बराबर क्या हुआ, तो सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। देखिए आप जो है सारे परिमेय संख्याओं को नहीं लिख पाएंगे, संभव ही नहीं है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच, मान लीजिए 1 और 2 के ही बीच लेते हैं तो आपको अनंत परिमेय संख्याएं दिखेगी, तो हम लिख नहीं पाएंगे। इसलिए हम यहाँ संभव नहीं है कि इसके जितने भी संख्या है परिमेय संख्या हम उसको कॉमा की सहायता से लिख सकते हैं, ये संभव नहीं है। हाँ, पूर्णांक संख्याओं को लिख सकते थे, इसलिए हमने कॉमा की सहायता से मंझोला कोष्ठक के अंदर लिखा। पूर्ण संख्याओं को लिख सकते थे, इसलिए हमने लिखा, लेकिन सभी परिमेय संख्याओं को हम लिख नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सिंबल मतलब संकेत से ही काम चलाना पड़ेगा, कुछ गुण को ही लिख करके काम चलाना पड़ेगा। इसलिए हमने उसके मतलब जितनी भी संख्या है परिमेय संख्या उसको नहीं लिख सके, ठीक है। तो हमने क्या किया, संकेत से काम किया। तो सभी परिमेय संख्याओं को जो आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मंझोला कोष्ठक के अंदर डाल देंगे, P बटा Q से शुरू करेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में होता है। अब ये चिन्ह बताता है कि आप आगे जाके बताने जा रहे हैं कि P क्या है Q। इस चिन्ह का मतलब हुआ कि ये चिन्ह जो है बताता है कि हाँ भाई हमारे पीछे जो P बटा Q है उसके आगे हम बताने जा रहे हैं, मतलब P बटा Q। अब हम ये चिन्ह दिए क्यों, क्योंकि हम ये बताने जा रहे हैं कि हम आपको P और Q के बारे में आगे बताने जा रहे हैं। क्या है आपका, P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नॉट 0, यानी ये ऊपर भी पूर्णांक नीचे भी पूर्णांक, लेकिन नीचे 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए, अब आप जानते हैं कि परिमेय संख्या का अंग्रेजी होता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो इसके सारे जितना भी मतलब ये परिमेय संख्या है उसको तो पहला अक्षर R से सूचित करना चाहिए, तो फिर ये Q क्यों आ गया, तो समझते हैं। देखिए Q इसीलिए लिया गया, क्यों समझते हैं। देखिए आपका परिमेय संख्या जो है वो वास्तव में एक तरह से भागफल है। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या क्या है, तो बटा के रूप वाली संख्या है। जैसे मान लीजिए आपका 5 बटा 2 है, तो ये हमारा परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि ये P है, ये Q है, और नीचे Q जो है 0 के बराबर नहीं है, और ये भी पूर्णांक है आपका, 5 पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या हुआ। तो आप जब भाग देकर के जो आंसर लाएंगे, मतलब 5 में 2 से भाग देंगे कितनी बार में लगेगा, 2.5, मतलब जो भागफल आपके पास, यानी दो पूर्णांकों का क्या है, ये अनुपात है, मतलब एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग दे रहे हैं आप, तो जो आपको संख्या मिल रहा है वही परिमेय संख्या है। क्लियर है, समझ गए ना। तो जो ये आपको निकल के आया यही वास्तव में क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है, समझ गए ना। यानी P बटा Q के रूप में लिख रहे हैं, मतलब इसमें आप किसे भाग दे रहे हैं, इससे। तो आप जब भाग दीजिएगा तो आपको क्या आएगा, भागफल ही ना आएगा। और भागफल का अंग्रेजी क्या होता है, कोसेंट।
कोसेंट, और यही आपका भागफल ही तो क्या है, परिमेय संख्या है। भागफल ही तो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वास्तव में क्या होता है, एक तरह से भागफल होता है, कोसेंट होता है। जैसे 2.5 आपका क्या, 5 में आपने 2 से भाग दिया तो आपको 2.5 आया, तो ये क्या हुआ, ये भागफल हुआ। और भागफल का अंग्रेजी क्या होता है, कोसेंट होता है। तो इसीलिए पहला अक्षर क्यू लिया जाता है, समझ गए। तो आपको लिख दिया जाता है कि क्यू जो है कोसेंट से लिया गया। क्यों, क्योंकि वास्तव में परिमेय संख्या जो है वो क्या है, एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर आता है, मतलब एक तरह से भागफल है। इसलिए उसका पहला अक्षर, कोसेंट का पहला अक्षर क्यू लिया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज और हम लोग समझते हैं, देखिए कि परिमेय संख्या का मानक रूप क्या होता है, सो समझते हैं। देखिए परिमेय संख्या का स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम लोग कहते हैं मानक रूप, ठीक है, वो भी समझते हैं। किसका, तो परिमेय संख्या का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए जैसे मान लीजिए आपका 10/6 है, ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये कटने वाला है। किससे कटेगा, तो 2 से कटेगा, 2 से 5 बार में और 2 से 3 बार में। तो अब ये कितना है, 5/3। तो देखिए ध्यान से समझिए कि 10/6 भी हमारा परिमेय संख्या है, बटा के रूप में है। ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ठीक है, नीचे 0 नहीं है। और इसी को जब आप काटते हैं तो आपको क्या आता है, 5/3। दोनों में क्या अंतर है, दोनों में यही अंतर है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 5 और इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बहुत करेंगे तो 1 गुना 5 लिख सकते हैं, 1 गुना 3 लिख सकते हैं, और कुछ तो नहीं लिख सकते। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इसमें जो है ऊपर और नीचे दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है। तो जब अंश और हर में कोई संख्या एक को छोड़ करके कोई और संख्या कॉमन आ जाए तो ये हमारा मानक रूप में नहीं है, ये हमारा मानक रूप में नहीं है। लेकिन जब ऊपर और नीचे एक को छोड़ करके कोई दूसरा कॉमन नहीं आए तो वो हमारा मानक रूप में है, मतलब हम उसको काट नहीं सकते हैं, तब ये हुआ मानक रूप। तो ये परिमेय संख्या क्या है, मानक रूप में है, इसी का कटा हुआ रूप, इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म है, लेकिन ये मानक रूप में आ गया, ठीक है, मतलब आपने इसको काट कूट के क्या कर दिया, मानक रूप में ले आया। तो ये हो गया हमारा मानक रूप। अब मानक रूप ये भी हमारा परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ठीक है, लेकिन ये मानक रूप में है और ये मानक रूप में नहीं है। तो मानक रूप कहने का मतलब हुआ कि क्या, कि ऊपर नीचे एक को छोड़ करके कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2 तो ये परिमेय संख्या है मानक रूप में, क्यों, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 1 गुना 1, इसको लिख सकते हैं 1 गुना 2। आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है। तो कहने का मतलब 1/2 जो हमारा परिमेय संख्या है ये मानक रूप में है, चूंकि दोनों में हमारा एक कॉमन है, इसके अतिरिक्त तो और कोई संख्या कॉमन नहीं है। जैसे यदि हम 5/7 की बात करें तो ये भी हमारा मानक रूप में है परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि आप 5 को तोड़ेंगे तो 1 गुना 5 और 7 को तोड़ेंगे तो 1 गुना 7, मतलब एक को छोड़ करके और कोई संख्या कॉमन नहीं है। एक तो हम लोग जानते हैं कि सब में कॉमन डालता है, इसलिए एक को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा मानक रूप में है। लेकिन यदि हम 12/10 की बात करें तो ये हमारा मानक रूप में नहीं है, चूंकि आप 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 6 और 10 को 2 गुना 5, मतलब 2 जो है दोनों में कॉमन है। तो ये हमारा मानक रूप में नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पूर्णांक के बारे में अच्छी तरह समझा और परिमेय संख्याओं के बारे में अच्छी तरह समझा। अगले वीडियो में हम लोग अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं के बारे में समझेंगे।